नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब मॉर्गन हाउसल के द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ खास विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। ये किताब वाकई कमाल की है। हाँ, हमें इस किताब की कुछ मुख्य बिंदुओं का सार मिला है और आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। बढ़िया। सबसे बड़ा सवाल जो ये किताब उठाती है वो ये है, क्या पैसे के मामले में कामयाब होना हमारी समझदारी से ज्यादा हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है? ये सवाल ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? कि अमीर बनना ज्ञान से ज्यादा बर्ताव का खेल है। क्या वाकई? लगता तो है। कम से कम हाउसल का तर्क तो यही है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि हमारा मनोविज्ञान, हमारी सोच, हमारे डर और सपने हमारे पैसों से जुड़े फैसलों पर कैसे असर डालते हैं। और ये भी कि सच्ची दौलत का आखिर मतलब क्या है, जैसा किताब बताती है। हाँ, बिल्कुल। तो आइए इन विचारों की तह तक चलते हैं। चलिए। तो किताब का जो सबसे मुख्य तर्क है वो यही है कि पैसों के मामले में अच्छा करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप कितने ज्ञानी हैं, बल्कि ये ज्यादा जरूरी है कि आप व्यवहार कैसा करते हैं। हाँ, ये लाइन मुझे भी बहुत असरदार लगी। मतलब डिग्रियां या आईक्यू उतना मैटर नहीं करता जितना आपका रवैया करता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। कैसे दो लोग जिनकी पढ़ाई लिखाई, कमाई, मौके सब लगभग एक जैसे हों, पैसों के मामले में बिल्कुल बिल्कुल अलग-अलग हालात में पहुंच सकते और हैं। ऐसा होता है, हम सबने देखा है अपने आसपास। हाँ, अक्सर होता है। बिल्कुल। इसका मतलब साफ है, पैसा सिर्फ हिसाब किताब या गणित का मामला नहीं है। ये बहुत हद तक मनोविज्ञान का खेल है। एकदम। हम कहाँ से आते हैं, हमारी भावनाएं क्या हैं, हमें किस बात का डर लगता है, हमारा अहंकार कैसा है, हमारे पुराने अनुभव कैसे रहे हैं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हम पैसों को लेकर कैसे फैसले लेंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं पर हर इंसान का अपना निजी अनुभव और पैसे को देखने का उसका नजरिया बहुत अहम हो जाता है। अच्छा। हाँ, जैसा कि किताब में भी जिक्र है, किसी व्यक्ति का पैसों को लेकर व्यवहार काफी हद तक उसकी अपनी जिंदगी की कहानी से तय होता है। उसकी परवरिश, उसने क्या देखा है, क्या झेला है। हाँ, ये बात तो है। मिसाल के तौर पे सोचिए, कोई इंसान अगर मान लीजिए आर्थिक मंदी के बुरे दौर से गुजरा है, तो हो सकता है उसे शेयर बाजार हमेशा एक खतरनाक जुआई लगे। डर बैठ जाता है मन में। हाँ, बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ जिसने हमेशा बाजार को ऊपर जाते देखा है, उसे शायद वो मौकों से भरा लगे। अब दोनों अपनी अपनी जगह अपने अनुभव के हिसाब से तर्कसंगत सोच रहे हैं। तो निचोड़ यह है कि हम पैसे से जुड़े फैसले अक्सर ठंडे दिमाग से एकदम तर्क के आधार पर नहीं लेते। हमारी भावनाएं, हमारे पिछले अनुभव, हमारी उम्मीदें, ये सब उसमें पता है घुल-मिल जाते हैं। हम इंसान हैं, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और बड़ी दिलचस्प बात, हाउसल कहते हैं कोई पागल नहीं है। हाँ, ये वाला पॉइंट। हाँ, पहली बार सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उनका मतलब है कि हर इंसान जो भी पैसों से जुड़ा फैसला लेता है, वो उसके अपने अनुभवों, उसकी अपनी समझ और उसकी दुनिया देखने के नजरिए के हिसाब से बिल्कुल ठीक होता है। उसके लिए वो सेंसिबल होता है। हाँ, बिल्कुल। भले ही वो हमें या किसी और को कितना ही अटपटा या शायद मूर्खतापूर्ण क्यों न लगे। बिल्कुल। जैसे हो सकता है हमें लगे कि हमारा कोई दोस्त क्रिप्टो में पैसा नहीं लगा रहा तो वो जमाना चूक रहा है या शायद बेवकूफ है। हाँ, आजकल ये बहुत होता है, फोमो जिसे कहते हैं। सही। लेकिन क्या पता उसने पहले कभी ऐसे ही किसी नए चलन में बुरी तरह पैसा गंवाया हो और अब वो जिसे कहते हैं फूक फूक कर कदम रख रहा हो। बिल्कुल। उसके लिए उसका वो फैसला अब पागलपन नहीं, बल्कि सीखी हुई सावधानी है। एग्जैक्टली। एकदम। समझने वाली बात यह है कि हम सब अपनी अपनी अलग वित्तीय दुनिया में जी रहे हैं। हमारे अनुभव अलग हैं, हमारी ज़रूरतें अलग हैं, हमारे डर अलग हैं। बिल्कुल अलग। सही। इसलिए किसी दूसरे के पैसों से जुड़े फैसलों पर उंगली उठाना या उसे जज करना ठीक नहीं है, जब तक हम उसकी पूरी कहानी, उसका संदर्भ ना समझें। दूसरों के जूते में पैर डाल के देखना जरूरी है। हाँ, कुछ वैसा ही, सहानुभूति रखना। अच्छा, तो अगर व्यवहार और नजरिया इतना अहम है, तो फिर किस्मत का क्या रोल है इसमें? मतलब क्या सफलता सिर्फ मेहनत और सही व्यवहार से मिल जाती है या लक भी कुछ करता है? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है और किताब इस पर काफी जोर देती है। वित्तीय सफलता सिर्फ हुनर या मेहनत का नतीजा नहीं होती। इसमें किस्मत यानी भाग्य का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा। हाँ, और साथ ही जोखिम का भी। लक और रिस्क दोनों साथ चलते हैं। ओके। किताब में बिल गेट्स का उदाहरण दिया गया है। बेशक वो बहुत प्रतिभाशाली और मेहनती थे, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन वो बेहद किस्मत वाले भी थे कि वो 1970 के दशक में अमेरिका के उन गिने चुने स्कूलों में से एक में पढ़ पाए जहां कंप्यूटर था। अरे हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था। ये तो कमाल का संयोग था। बिल्कुल, ये एक ऐसा संयोग था जिसने उन्हें वो शुरुआत दी जो लाखों करोड़ों दूसरों को नहीं मिली। ये लक था। और इसी सिक्के का दूसरा पहलू है जोखिम, यानी रिस्क। गेट्स के ही स्कूल में एक और लड़का था, केंट एवांस। केंट एवांस। हाँ, कहा जाता है कि वो भी उतना ही या शायद गेट से भी ज्यादा होनहार था कंप्यूटर में। उनमें गजब की प्रतिभा थी, लेकिन स्कूल पूरा होने से पहले ही पहाड़ पर चढ़ते हुए एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। ओह, ये तो दुखद है। बहुत। उसमें भी दुनिया बदलने की क्षमता थी, पर एक अनचाहा जोखिम ने, एक एक्सीडेंट ने उसे वो मौका ही नहीं दिया। तो मतलब लक और रिस्क एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भाग्य और जोखिम ये एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। जो आपके लिए भाग्य हो वो किसी और के लिए जोखिम हो सकता है, और उलट भी। हाँ, ये तो है। इसलिए जब सफलता मिले तो थोड़ी विनम्रता जरूरी है। ये याद रखना जरूरी है कि इसमें किस्मत का भी हाथ था, और जब कोई असफल हो तो थोड़ी सहानुभूति जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ बुरे जोखिम का शिकार हुआ हो। किसी की कामयाबी या नाकामी को तुरंत आंख लेना सही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पूरी तस्वीर कभी नहीं पता होती। बाहर से देखकर अंदाजा लगाना आसान है, पर असलियत कुछ और हो सकती है। वाह, ये भाग्य और जोखिम वाला पहलू वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, एक और चीज जिसका जिक्र हासिल करते हैं वो है कंपाउंडिंग की ताकत। इसे तो वो दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। ये क्या भला है? हाँ, कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। ये सुनने में शायद थोड़ा बोरिंग लगे, पर यह है कमाल की चीज। बताइए बताइए। लोग समझ पाते हैं। ये वो चीज है जहां आपका पैसा सिर्फ पैसा नहीं कमाता, बल्कि आपके पैसे पर कमाया हुआ ब्याज भी आगे और पैसा कमाने लगता है। अच्छा, मतलब ब्याज पर भी ब्याज। हाँ, और ये धीरे धीरे शुरू होता है। पता है, शुरू में लगता है कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन लंबे समय में, सालों साल, दशकों तक जब ये चलता रहता है तो इसका असर हैरान करने वाला होता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जिसे कहते हैं। जैसे वॉरेन बफेट का उदाहरण। किताब बताती है कि उनकी लगभग 99% दौलत उनके 50वें जन्मदिन के बाद बनी है ना चौंकाने वाली बात? ये सुनकर तो यकीन ही नहीं होता। मतलब वो इतने सालों से इतने सफल निवेशक रहे हैं, फिर भी ज्यादातर पैसा बाद में आया। बिल्कुल, और यही कंपाउंडिंग का कमाल है। बफेट ने बहुत छोटी उम्र से, शायद 10 साल की उम्र से निवेश करना शुरू कर दिया था, और सबसे बड़ी बात, वो टिके रहे, दशकों तक टिके रहे। बाजार ऊपर गया, नीचे गया, वो घबराए नहीं, उन्होंने अपना पैसा नहीं निकाला। तो ये उनकी टाइमिंग नहीं, बल्कि टाइम इन द मार्केट है। एग्जैक्टली। उनकी सफलता सिर्फ उनके शानदार निवेश चुनने की काबिलियत का नतीजा नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा उनके लंबे समय तक निवेशित रहने, उस कंपाउंडिंग के जादू को काम करने देने का नतीजा है। ये धैर्य का खेल है, जबरदस्त धैर्य का। तो यहाँ सीखने वाली बात ये हुई कि लंबे समय तक लगातार मिलते रहने वाले ठीक ठाक रिटर्न्स भी कम समय में मिलने वाले बहुत बड़े लेकिन अनियमित रिटर्न से कई ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी, निरंतरता है कुंजी है। इसीलिए शायद कहते हैं कि बाजार में कितना समय बिताया ये ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि बाजार में कब घुसें और कब निकलें। टाइमिंग कोई नहीं कर सकता सही से। एकदम सही। और ये धैर्य और लंबे समय तक टिके रहने की बात हमें एक और बहुत जरूरी फर्क समझाती है, अमीर बनना और अमीर बने रहना। ओह हाँ, किताब कहते हैं दो अलग अलग हुनर हैं। हाँ, बिल्कुल अलग अलग। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। क्या फर्क है दोनों में? देखिए, अमीर बनने के लिए अक्सर आपको थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है, साहसी होना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है। आपको मौके पहचानने और उन पर शायद थोड़ा बड़ा दांव लगाने की जरूरत होती है। शायद थोड़ा आक्रामक रवैया अपनाना पड़ता है। जैसे कोई नया बिजनेस शुरू करना या किसी नई टेक्नोलॉजी में निवेश करना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक बार जब आप अमीर बन जाते हैं तो उसे बनाए रखने के लिए, मतलब अमीर बने रहने के लिए, बिल्कुल अलग गुण चाहिए। जैसे कि? अब आपको विनम्रता चाहिए, थोड़ा डर चाहिए, डर की जो कमाया है वो गवा ना दें, और सबसे ज्यादा अनुशासन चाहिए। मतलब अब डिफेंसिव खेलना है। हाँ, अमीर बने रहने का खेल आक्रामक नहीं बल्कि रक्षात्मक है। यहाँ लक्ष्य बड़ी छलांग लगाना नहीं, बल्कि बड़ी गलतियों से बचना है, मूर्खतापूर्ण फैसलों से अपनी दौलत को बचाना है। मतलब अमीर बनने के लिए शायद थोड़ी दिलेरी चाहिए, पर अमीर बने रहने के लिए
समझदारी और सावधानी। हाँ, कुछ ऐसा है। आप कह सकते हैं, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, अमीर बनने के रास्ते में आप शायद कई जोखिम लेंगे, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको खुद को बर्बाद होने से बचाना होगा। एक बड़ी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। सही बात है। और यहीं पर हाउसल की एक और बात याद आती है। वो कहते हैं, सबसे मुश्किल वित्तीय कौशल है अपने लक्ष्य के खंभे को आगे खिसकने से रोकना। अपने गोल पोस्ट को शिफ्ट न करना। हाँ, यानी ये समझना और मानना कि बस इतना काफी है, इनफ। ये काफी है या इनफ वाली बात, उफ, ये सुनने में आसान लगती है पर करने में शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है ना? हाँ, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा अमीर, ज्यादा कामयाब, ज्यादा होशियार या ज्यादा किस्मत वाला दिखेगा ही। खासकर आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो ये तुलना और भी ज्यादा बढ़ गई है। हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है। बिल्कुल, और ये लगातार तुलना करने की आदत हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। हाँ, और किताब इसी पर चेतावनी देती है। बहुत से लोग जिनके पास सच में काफी होता है, वो भी सब कुछ गवा बैठते हैं क्योंकि वो रुकना नहीं जानते। थोड़ा और का लालच, वो कभी खत्म नहीं होता। कभी नहीं। और वो लालच उन्हें ऐसे जोखिम लेने पर मजबूर कर देता है जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती, और नतीजा अक्सर बुरा होता है, बहुत बुरा। तो काफी है कहने का मतलब ये नहीं कि आप महत्वाकांक्षी नहीं है या आगे बढ़ना नहीं चाहते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आप जो हासिल कर चुके हैं उसकी कद्र करते हैं, उसके लिए शुक्रगुजार हैं, भले ही आप भविष्य में और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हो। ये एक तरह का मानसिक संतुलन है। यह समझना कि और ज्यादा की अंधी दौड़ में वो चीज ना गवा बैठें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। शायद आपका सुकून, आपका परिवार, आपकी आजादी। याद रखिए, किताब कहती है, ज्यादातर लोग बुरी निवेश रणनीतियों से नहीं बल्कि बेकाबू लालच की वजह से बर्बाद होते हैं। ग्रीड इज द रियल किलर। लालच से बचना और संतुष्ट रहना, ये वाकई गहरी बात है, और शायद इसी से जुड़ा है दौलत का असली मकसद। अगर लालच नहीं करना है तो पैसा क्यों कमाना है? हाँ, किताब इसी ओर इशारा करती है। जब हम काफी है को समझ लेते हैं, तब हम शायद दौलत के असली मकसद को भी समझ पाते हैं। और वो क्या है? हौजल के मुताबिक पैसे का सबसे ऊंचा मकसद या दौलत का सबसे बड़ा रूप है हर सुबह उठकर ये कह पाना, मैं आज वो कर सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। वाह, मतलब अपने दिन पर, अपने वक्त पर अपना कंट्रोल। हाँ, मतलब पैसा चीजें खरीदने के लिए उतना नहीं है जितना अपनी आजादी खरीदने के लिए है। बिल्कुल, यही असली दौलत है। सोचिए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने की आजादी, वो काम करने की आजादी जो आपको पसंद है, भले ही उसमें पैसा थोड़ा कम हो। हाँ, किसी ऐसी चीज के लिए ना कहने की आजादी जो आप नहीं करना चाहते, बिना ये डरे कि नौकरी चली जाएगी या पैसे कहाँ से आएंगे। बिना किसी डर के अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। एग्जैक्टली, वो है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो महंगी कारें, बड़ी घड़ियां, आलीशान घर, ये सच्ची दौलत के पैमाने नहीं हैं। किताब के अनुसार नहीं, वो दौलत का दिखावा हो सकते हैं, पर सच्ची दौलत है अपने समय पर, अपने फैसलों पर और अपनी जिंदगी पर आपका अपना नियंत्रण होना। अंदरूनी एहसास है, बाहरी दिखावा नहीं। बिल्कुल, और ये एहसास अक्सर तब आता है जब आपके पास काफी होता है और आप उसे बचाकर रखते हैं। अच्छा, तो ये बचाकर रखना यानी बचत करना, ये कितना जरूरी है इस पूरी कहानी में? क्या ये आजादी पाने के लिए जरूरी है? बहुत ज्यादा। बल्कि हाउसहोल्ड तो कहते हैं कि बचत करना शायद सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा कमाना जरूरी है, ज्यादा इनकम। हाँ, लगता तो यही है। पर किताब कहती है कि आपकी कमाई से कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी बचत दर, सेविंग रेट, यानी आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा बचाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ज्यादा कमाना तो अच्छी बात है ना? कमाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन धन बनता उससे है जो आप खर्च नहीं करते, जिसे आप बचाते और फिर समझदारी से निवेश करते हैं। दौलत वो हिस्सा है जो दिखता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हम लोगों की महंगी कारें और छुट्टियां देखते हैं, पर हम उनके बैंक अकाउंट या निवेश पोर्टफोलियो को नहीं देखते। हो सकता है ज्यादा कमाने वाला ज्यादा खर्च भी कर रहा हो और अंत में उसके पास कम कमाने वाले लेकिन ज्यादा बचत करने वाले से कम धन जुड़े। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं। और बचत करने का फायदा सिर्फ धन जोड़ना ही नहीं है, और भी कुछ है? अरे बिल्कुल, इसका सबसे बड़ा फायदा है लचीलापन और सुरक्षा। बचत आपको विकल्प देती है, ऑप्शंस। जैसे मान लीजिए नौकरी चली गई, बचत आपको नई नौकरी ढूंढने तक संभाले रख सकती है बिना किसी पैनिक के।
कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, बचत आपको कर्ज के बोझ से बचा सकती है। कोई अच्छा निवेश का मौका दिखा, बचत आपको उसका फायदा उठाने की ताकत देती है। हाँ, ये बात तो है। ये आपको एक कुशन देती है। बिल्कुल, बचत आपको जिंदगी के उतार चढ़ाव का सामना करने की हिम्मत देती है, आपकी आज़ादी को बढ़ाती है, ये आपको कंट्रोल देती है। ये बात तो समझ में आती है। अच्छा, निवेश की बात चली है, तो किताब में एक और दिलचस्प बात है, पूरी तरह तर्क संगत होने से बेहतर है ठीक-ठाक उचित होना। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये थोड़ा गहरा पॉइंट है। इसका मतलब है कि पैसों के मामले में आपको हमेशा एकदम सही, गणितीय रूप से सबसे बेहतर फैसला लेने की जरूरत नहीं है। स्पॉक की तरह सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिर आपको बस ऐसा फैसला लेना है जो ठीक-ठाक हो, जो आपके लिए काम करे, और सबसे जरूरी, जिसे आप लंबे समय तक निभा सकें। स्टिकिंग विद द प्लान। थोड़ा और समझाएंगे इसे एक उदाहरण देकर। हाँ, बिल्कुल। मान लीजिए, गणितीय हिसाब से सबसे अच्छा निवेश वो है जिसमें रिटर्न सबसे ज्यादा मिलने की उम्मीद है, पर उसमें उतार चढ़ाव भी बहुत है, बहुत वॉलेटाइल है। ठीक है। अब अगर आप उस उतार चढ़ाव से घबराकर, डरकर, गलत समय पर उसे बेच देते हैं जब बाजार नीचे है, तो वो सबसे अच्छा लगने वाला निवेश आपके लिए सबसे बुरा साबित हो सकता है। क्योंकि आप उसे निभा नहीं पाए। एग्जैक्टली। इससे बेहतर है कि आप ऐसा निवेश चुनें जिसमें रिटर्न शायद थोड़ा कम हो, पर वो आपकी नींद न उड़ाए और आप उसमें शांति से लंबे समय तक टिके रह सकें। भले ही वो कागज पर बेस्ट ना हो, पर आपके लिए वो ज्यादा उचित या रीजनेबल है। तो मतलब परफेक्ट प्लान बनाने से ज्यादा जरूरी है ऐसा प्लान बनाना जिस पर अमल किया जा सके। हाँ, जो आपके स्वभाव से मेल खाता हो। बिल्कुल, क्योंकि निवेश में, जैसा हमने पहले भी कहा, सबसे जरूरी है निरंतरता। कंसिस्टेंसी इज की। आप बाजार के उतार चढ़ाव को कंट्रोल नहीं कर सकते, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने व्यवहार को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, ये अपने हाथ में है। बिल्कुल, और लंबे समय में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है। तो पूरी तरह तर्कसंगत होने की कोशिश करने के बजाय उचित बने, ऐसा रास्ता चुनें जो आपके स्वभाव और आपकी जिंदगी के लिए सही हो और जिसे आप निभा पाएं। ये व्यवहार पे कंट्रोल वाली बात फिर से आ गई, और शायद इसी से जुड़ा है अगला विचार, टेल इफेक्ट से सावधान रहना। ये टेल इफेक्ट क्या चीज है? हाँ, टेल इफेक्ट। टेल का मतलब है पूंछ। पूंछ। हाँ, आंकड़ों की दुनिया में, खासकर वित्त में, अक्सर ऐसा होता है कि ज्यादातर नतीजे सामान्य होते हैं, औसत के आसपास। एक घंटी के आकार का कर्व सोचिए। ज्यादातर चीजें बीच में होती हैं। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा। हाँ, कुछ वैसा। लेकिन कुछ नतीजे ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, औसत से बहुत दूर। ये उस कर्व की पूंछ पर होते हैं, सिरों पर। ये बहुत बड़ी सफलताएं भी हो सकती हैं और बहुत बड़ी विफलताएं भी, आउटलायर्स जिन्हें कहते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में 10 निवेशों, 9 ठीक-ठाक प्रदर्शन करें, औसत सा, लेकिन एक निवेश ऐसा हो जो 100 गुना बढ़ जाए। अरे वाह! ये एक पॉजिटिव टेल इवेंट है जो शायद आपके पूरे पोर्टफोलियो का नतीजा बदल दे। कहते हैं, वॉरेन बफेट की ज्यादातर दौलत कुछ ऐसे ही गिने चुने असाधारण निवेशों से आई है। और नेगेटिव साइड पर? दूसरी तरफ, एक बहुत बड़ी गलती, एक बहुत बड़ा नुकसान, नेगेटिव टेल इवेंट भी आपको बर्बाद कर सकता है। जैसे 2008 का क्रैश, या कोई एक स्टॉक जो जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन बड़ी अनप्रेडिक्टेड घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। ये कभी भी हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। योजना बनाते समय ये मानकर चलना चाहिए कि ऐसी बड़ी, हैरान करने वाली चीजें हो सकती हैं, अच्छी भी और बुरी भी, क्योंकि इतिहास भरा पड़ा ऐसी घटनाओं से। तो तैयारी कैसे करें? इसीलिए हमेशा एक सुरक्षा का मार्जिन रखना जरूरी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सुरक्षा का मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये क्या होता है? बफर जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह का बफर है, एक गुंजाइश। मतलब अपनी योजनाओं में थोड़ी ढील रखना। Assume things might go wrong। अच्छा। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि कोई निवेश आपको 15% रिटर्न देगा, तो आप अपनी योजना ऐसी बनाएं कि अगर वो 10% या 8% भी दे तो भी आपका काम चल जाए। ज्यादा उम्मीद ना पालें। हाँ, या अगर आप रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहे हैं तो जरूरत से थोड़ा ज्यादा बचाएं, ताकि अगर महंगाई उम्मीद से ज्यादा बढ़ जाए, या बाजार उम्मीद से कम रिटर्न दे, या आप उम्मीद से ज्यादा जी जाएं, तो भी आप मुश्किल में ना पड़ें। समझ गई। ये अनिश्चितता और टेल इवेंट से बचने का एक तरीका है। बिल्कुल। ये आपको थोड़ी शांति देता है। समझ गई। यानी उम्मीद सबसे अच्छी की करें, पर तैयारी थोड़ी बुरी स्थिति के लिए भी रखें। और क्योंकि हर किसी की स्थिति, जरूरतें और जोखिम लेने की क्षमता अलग होती है, तो शायद इसीलिए किताब कहती है कि व्यक्तिगत वित्त, पर्सनल फाइनेंस वाकई व्यक्तिगत होता है। इसमें कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं है।
बिल्कुल, यही सार है। हाँ। कोई एक सलाह या एक रणनीति सबके लिए काम नहीं कर सकती। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, जो एक 25 साल के युवा के लिए सही है, जिसकी अभी कमाई शुरू हुई है और जिसके पास निवेश के लिए 30-40 साल हैं, वो एक 60 साल के व्यक्ति के लिए सही नहीं हो सकती, जो रिटायरमेंट के करीब है। उनके लक्ष्य अलग हैं, डर अलग है। हाँ, उनके लक्ष्य अलग हैं, उनकी जोखिम सहने की क्षमता अलग है, उनके पास समय अलग है, उनकी पूरी परिस्थिति अलग है। तो दूसरों से सीखना तो ठीक है, हाँ। पर आंख बंद करके किसी की नकल करना खतरनाक हो सकता है, किसी भी फाइनेंशियल गुरु की। हाँ, बहुत खतरनाक। दूसरों के अनुभवों से सीखें, विशेषज्ञों की सलाह सुनें, बिल्कुल सुनें, लेकिन अंत में फैसला अपनी परिस्थितियों, अपने लक्ष्यों और अपने स्वभाव को ध्यान में रखकर ही लें। योर माइलेज में वैरी, जैसा कहते हैं। अपना रास्ता खुद बनाएं। हाँ, अपना रास्ता खुद बनाएं। ये सारी बातें व्यवहार, मनोविज्ञान, आजादी, बचत, जोखिम, भाग्य, ये सब मिलकर पैसे की एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती हैं। ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है। बिल्कुल नहीं। आखिर में एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? इस पर किताब क्या कहती है? देखिए, किताब का नजरिया इस पर बहुत साफ और संतुलित है। पैसा आराम खरीद सकता है, बिल्कुल। सुरक्षा खरीद सकता है, तनाव कम कर सकता है, शांति का माहौल बना सकता है। हाँ, ये सब तो जरूरी चीजें हैं। बहुत जरूरी चीजें हैं, लेकिन पैसा अपने आप में सच्ची गहरी खुशी नहीं खरीद सकता। वो अंदर से आती है। तो फिर सच्ची खुशी कहाँ से आती है? अगर पैसे से नहीं तो कहाँ से? किताब के मुताबिक खुशी का एक बड़ा हिस्सा तब आता है जब आपको ये महसूस होना बंद हो जाता है कि आपको किसी को कुछ साबित करना है। दूसरों को इम्प्रेस करने की जरूरत खत्म हो जाना। हाँ, जब आप दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देते हैं, जब आप इस बात से आजाद हो जाते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो एक अलग ही लेवल की फ्रीडम है। और सच्ची दौलत फिर वो क्या है? सच्ची दौलत वो है जिसका आप दिखावा नहीं करते। वो शांत होती है, विनम्र होती है। ये बैंक अकाउंट में या निवेश में छिपी हो सकती है, जो दिखती नहीं। हाँ, ये आपके मन की शांति है। आपके पास मौजूद विकल्प हैं, अपने समय पर आपका नियंत्रण है। वो असली दौलत है। तो मतलब सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि शायद वो है जिसे सबसे कम की जरूरत महसूस होती है, जो अपने काफी से संतुष्ट है। कंटेंटमेंट। कमाल है। तो आज हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी के जरिए पैसे और इंसान के रिश्ते को समझने की एक अच्छी कोशिश की। हाँ, काफी कुछ सीखने को मिला। हमने देखा कि हमारा व्यवहार हमारी समझ से ज्यादा मायने रखता है। हर किसी का अपना नजरिया होता है जिसे समझने की जरूरत है। कोई पागल नहीं है। कंपाउंडिंग चुपचाप काम करती है पर लंबे समय में कमाल करती है। और भाग्य और जोखिम हमेशा साथ चलते हैं। हाँ, अमीर बनना और बने रहना दो अलग खेल हैं। काफी को पहचानना जरूरी है। असली दौलत आजादी है, दिखावा नहीं। बचत करना बेहद जरूरी है और रीजनेबल होना रैशनल होने से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। कुल मिलाके शायद संदेश यही है कि सच्ची दौलत बाहरी चमक दमक में नहीं, बल्कि मन की शांति और अपनी जिंदगी पर अपने नियंत्रण में है। बिल्कुल। और आज की इस पूरी बातचीत के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा जो इन्हीं विचारों से जुड़ा है। हाँ, जरूर। जरा शांति से सोचिए। आपका अपना अतीत, आपके अपने अनुभव, शायद कुछ पुराने डर या अनजाने पूर्वाग्रह, ये सब आज आपके पैसों से जुड़े फैसलों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा पुराना वित्तीय अनुभव है, कोई नुकसान या कोई डर जो आज भी अनजाने में आपके व्यवहार को कंट्रोल कर रहा है? ये गहरा सवाल है। और अगर आप अपनी वित्तीय जिंदगी में ज्यादा शांति और नियंत्रण चाहते हैं, तो वो कौन सा एक छोटा सा व्यवहारिक बदलाव हो सकता है जिसे अपनाकर आप शुरुआत कर सकते हैं? बस एक छोटा सा कदम। इस पर विचार करना शायद आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो।